क्लास 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, चार्ज करने की क्षमता होती है। यदि आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम एक बहुत पीछे प्रागैतिहासिक काल में चले जाएंगे। आज के समय में, आज के मॉडर्न जमाना में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपने किसी भी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जानने के लिए गिलास के रड को यदि सिल्क के कपड़े से रब किया जाए, रगड़ा जाए, उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। और एवोनाइट के रड में जब हम ऊन से रब करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड होता है। यानी कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी types of electric charge. There are two types of electric charge, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टीज यह है, आपको पता भी होना चाहिए कि लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यह नेचर ऑफ चार्ज होता है। अनलाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव ये होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या दूसरे को रिपल करेंगे। और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, और एक कूलम ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम होता है। और एक कूलम चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट आरोपित करता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऐसा यूनिट किसका? फोर्स का है। यानी कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। कोई भी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह भी ध्यान रखना है। तो नेगेटिव में भी इतना ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। आपको यह भी पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके केंद्रक में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में वह क्या करता है? चक्कर लगाता है, घूमता है, अलग अलग सेल में वह रिवॉल्यूशन करता है। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने की संख्या की जानकारी 2n² होता है, जहां n ऑर्बिट की संख्या बताता है। मैक्सिमम रह सकता है, उससे कम भी रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह सकता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट ऑर्बिट में रहना है तो कितना रहेगा, n इक्वल टू 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 2, 2 रह सकता है, 2, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 से अधिक नहीं रह सकता, 8 से कम रह सकता है। यह इनके मौलिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंस्टिट्यूटिंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, यह बताना है। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा ही कि किसी भी एक जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसलिए एक चार्ज में यानी 1.6 × 10⁻9 कूलम होगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। इतने चार्ज, यदि इतने चार्ज हो कूलम का 1.6 × 10⁻19, तो यह एक इलेक्ट्रॉन की संख्या रखेगा। जब एक कूलम चार्ज हो तब वह कितना रखेगा, एक कूलम चार्ज हो, मोर मोर लेस लेस यूनिटरी मेथड है, मोर मोर लेस लेस, मोर मींस मल्टीपल, लेस मींस डिवाइड। तो यदि इसको यूनिटरी मेथड से देखा जाए तब देयरफॉर एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइड हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये साइंटिफिक मेथड में से लिखा जाता है। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, दशमलव के लेफ्ट साइड में एक होल नंबर होती है, उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट होता है, फिर 10 का पावर होता है। इस तरह से साइंटिफिक मेथड इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में लिखी जाती है, और इस चीज को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो हम लोग क्या सीखे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस एक कूलम चार्ज होगा तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का ऐसा है, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, पास करता है, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। अब कंडक्टर में क्या क्या आएगा, वायर, जितने मेटल्स हैं, कॉपर, अमोनियम, गोल्ड, ये सब कंडक्टर, हमारे गुड कंडक्टर है। और इंसुलेटर में प्लास्टिक, वुड, जो करंट को पास नहीं करने देता है। अब रहा बात कि एक में करंट पास होता है, दूसरे सब्सटेंस में पास नहीं होता है। कारण क्या है, इसका कारण यह है कि उसमें जो कंसिस्ट करता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज को कैरी करता है। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज करते हैं, वह अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। 1 से 3 तक उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और यह सब्सटेंस का नेचर होता है कि वह अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखे, जिससे उनकी बैलेंस बनी रहे। ऐसे हालात में 2 प्रकार की कंडीशन होती है, या तो वो डोनेट कर देते हैं या तो रिसीव कर लेते हैं, इसको एक ही श्रेणी में रखते हैं, और दूसरा शेयरिंग कर लेते हैं। तो
यह इस कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को कैरी करता है। नॉन मेटल में इस प्रकार का बात नहीं होता। अब कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर है, तो इस प्रकार के कुछ एक्सेप्शन केस पर विशेष नजर रखना है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी द क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ऐसा बताया जा रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। दे डू नॉट मूव, ये एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट भी की जाती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन भी की जाती है। और जो आप छोटे छोटे सब स्टेशन देखते हो ना, वह छोटे छोटे सब स्टेशन क्या होता है, जो पावर जहाँ क्रिएट होता है वहां से आने के बाद जो बीच में अपनी एनर्जी को लॉस करता है उसको फिर से वह मेंटेन करके फिर फर्दर उसको आगे बढ़ा देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, आगे बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ही होता है क्षमता, जैसा कि शब्द से आप जानते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in a moving a unit positive charge from infinity to that point. That means किसी वायर में इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक के जो यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क किया गया, वर्क डन किया गया, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंफिनिटी से किसी निश्चित पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो काम करता है, जो पावर होता है, जो क्षमता होता है, उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। इज इट क्लियर? वंस मोर अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point. It is very clear. Now potential difference. Potential difference, suppose this is your wire A और B, दो पॉइंट्स लेते हैं, इनके बीच स्टार्ट करने की जो कैपेसिटी है उसमें जो डिफरेंसेस दिखाते हैं, जनरली बी ए और बी बोलते हैं, उस डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो किया गया कार्य है, चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, that is the potential difference equal to work done divided by quantity of charge moved. That means जो वर्क डन की गई, जो वर्क डन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, और वर्क डन करने में जो चार्जेस हमारी फ्लो किया, हाउ मच चार्ज कंजप्शन, खपत कितना हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ मूव, कितना चार्ज मूव किया, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से दिखाते हैं। किसी भी वायर में दो पॉइंट के बीच में, मान लो दिस इज योर वायर, और यहां पर एक सिंगल यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे तक लाने में जितना चार्ज किया गया और उस चार्ज करने में, वर्क करने में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसे डिवाइड देने से उस दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हैं। इज इट क्लियर? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस
W स्टैंड फॉर वर्क डन और Q मीन्स हाउ मच चार्जेस फ्लो। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लें, ध्यान रखेंगे। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, 1 वोल्ट, और वर्क का होता है जूल, जूल, और चार्ज का होता है कूलम। दैट मीन्स यदि सिंगल पर बात करें 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज, कितना वर्क किया एक सिंगल यूनिट को ले जाने के लिए। तो आप जो ये वर्क डन है इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, और एक चार्ज को ले जाने के लिए होता है कूलम। दैट मीन्स वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। इट इज आल्सो रिटेन एज जूल इनवर्स का पावर होता है 1 जूल। चार्ज का ऐसा यूनिट, वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, जैसे दिखाते हैं तो 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। इस तरह से नोट करना है और जानना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में यदि कहीं पर करंट पास करता है, उन दो पॉइंट के बीच में मिडिल में जो उनके रेजिस्टेंस होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल, अब हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। थोड़ा देख लीजिए कैसा होता है। यदि यह करंट पास कर रहा है, यह रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर इस तरह से वोल्ट मीटर लगाई जाती है। आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं और मेजर करते हैं। जो रेजिस्टेंस बताए हैं वो रेजिस्टेंस कंडक्टर होती है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मीन्स होता है फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी चीज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब चार्ज का फ्लो है, चार्ज फ्लो के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of the wire which make the electric charge or current to flow in the wire. The electric current is the flow of electric charges called electrons in a conductor such as a metal wire. I is equal to Q by T. I क्या है, करंट है। Q क्या है, कितना चार्ज फ्लो किया। T क्या है, टाइम। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो, किसी भी चीज के फ्लो, चाहे जल का प्रवाह हो, वायु की प्रवाह हो, तो क्या कहते हैं कि इसमें धारा है, करंट है। तेज बाढ़ आ गई, पानी की बहुत तेज गति से फ्लो कर रहा है, वह बहुत करंट है, मत जाओ। रेलवे ट्रैक में अब रेल देखते हो, रेलगाड़ी जब पार करती है राजधानी को बोले नहीं नजदीक मत जाओ, अपने करीब खींच लेगा, तो वो भी एक हवा का प्रवाह है, उसको भी करंट कहते हैं। तो जहां किसी भी चीज की फ्लो होती है उस फ्लो को, धारा को करंट कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में आई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कितनी धारा है, तो यह टाइम से दिए दिए रेट बता रहा है, हाउ मच चार्ज, कितने समय में फ्लो किया करंट। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट क्यों बोल दिए, क्योंकि कितने समय में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वह हमारा करंट को इंडिकेट करेगा। करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, कूलम आप जानते हो।
करंट का एम्पेयर, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड। ऐसा भी क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड किस क्या चीज का, करंट का। इट इज आल्सो रिटन एज ए फॉर एम्पेयर, करंट, कूलम, इनवर्स पावर। क्योंकि इसके पावर कुछ है तो 1 है, जब ऊपर जाता है ये इनवर्स का साइन लग जाता है। रीड आउट कैसे करेंगे कि जो हमारा एम्पेयर है, करंट का ऐसा यूनिट है, वह कितना कूलम, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, सी से इंडिकेट करते हैं, टाइम को ऐसे करते हैं एम के एस। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एम के एस, एफ पी एस, सी डी एस। इसी को एमपीएस को ही हम लोग एस आई यूनिट बोलते हैं। मीटर डिस्टेंस के लिए, के मास के लिए, केजी और टाइम के लिए। आप देख लीजिए तीनों यूनिट में एस टाइम के लिए सेम है। फुट पर सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। तो पूरा होल वर्ल्ड जो फ्लो करता है, जिसका एक मेजरमेंट है, वह एमकेएस है और एसआई यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यह इसलिए सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का बनाएंगे तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। वो एसआई यूनिट में या करंट के लिए ए फॉर एम्पेयर, चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकेंड। इसलिए हम लोग यहाँ पर एम्पेयर के लिए, करंट के लिए कूलम पर सेकेंड ऐसे रीड आउट करते हैं। इज इट क्लियर? नो डाउट? नो। करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को एमीटर बोलते हैं। और एमीटर, जैसे कि अभी वोल्ट मीटर को देखें कि रेजिस्टेंस के दो किनारे पर लगाई जाती है, और मीटर को रेजिस्टेंस के पहले लगाई जाती है। यह ध्यान रखिएगा। जैसे देख लीजिए, ऐसे आपकी करंट फ्लो कर रहा है, ये बॉल का ट्रांजिस्टर या समझिए रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो एमीटर लगेगा वह इनके बीच में लगता है। ये ध्यान रखने की बात, ये करंट फ्लो कर रहा है इसके पहले, और यह रेजिस्टेंस बॉल जा रहा है, इनके एक किनारा पे ऐसे और दूसरा किनारा ऐसे वोल्ट मीटर को मेजर करता है। ये हमारे वोल्ट, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस का मेजरमेंट करता है, और यह हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको यह मेजरमेंट करता है। तो करंट का रेट बताया थे, कितना चार्ज कितने समय में। इज इट क्लियर? देयर इज नो डाउट? An electric bulb, very simple. Write down. An electric bulb draw a current of 0.25 ampere for 20 minutes. ये जो 20 मिनट्स है इसे सेकेंड में बदलना होगा। Calculate the amount of electric charge that flow through the circuit. घर का जो वायरिंग होता है उसे हम सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट से कितना फ्लो करेगा यह जानना है। क्या क्या गिवन है? करंट दिया गया है 0.25 एम्पेयर करंट, और टाइम 20 मिनट। टाइम 20 मिनट है। आपको निकालना क्या है? क्यों निकालना है? हाउ मच चार्ज फ्लो। तो सबसे पहले आप इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 20 into 60, दैट मीन्स
12 0, ये क्या हो गया? सेकेंड्स। क्या हो गया? अच्छा लिख लीजिए, सेकेंड्स। We know that I is equal to Q by T, that means Q IT। करंट कितना आपके पास है? 0.25 एम्पेयर टाइम 1200, दैट मीन्स 100 से मल्टीपल करोगे, ये 25 इंटू 12 कूलम लिखना होगा। 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 1 जा 25 और 5 30 कूलम। यह कितने चार्ज ड्रॉन करेगा, फ्लो करेगा? That means the amount of electric charge that flow through the circuit is 300 coulomb. This is your numerical. कुछ नोटेशन है जिन्हें आपको जानना है, वह आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ एक एक करके समझा दे रहा हूं। यह डायग्राम है, इस तरह से सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली है इलेक्ट्रिक सेल, एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। An electric cell एक बड़ी लाइन दी जाती है, फिर एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन की तरफ प्लस होता है और इधर माइनस होता है, यह ध्यान रखने लायक बात है। नंबर 2, एक से अधिक बैटरी लगानी हो, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी लाइन, इस तरह से हम लोग साइन देते हैं, प्लस और माइनस। ये एक से अधिक बैटरी का लगाने का नोटेशन होता है। बल्ब को दिखाने के लिए इस तरह से बल्ब को दिखाते हैं। जलता हुआ बल्ब दिखाना है तब कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे कि बल्ब ग्लो अप है। स्विच, यह स्विच जब ऑफ होता है तो इस तरह से दिखाते हैं। जब स्विच ऑन होगा उसे सिंबॉलिकली एक डॉट दिखाते हैं, इसका मतलब स्विच ऑन है। यह जानते हैं। वायर में कहीं ज्वाइंट हो, वायर में ज्वाइंट, यह यहां पर एक अलग एडिशनल वायर को ज्वाइंट किया गया, उसको इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में दिखाते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जानकार होते हैं, उनको यह सिंबल से वो वाकिफ होते हैं, इसलिए आपको भी जानना है। एक करंट है, वायर है, और इससे एक ओवर एक तार गई हुई है। इसका मतलब है कि यह ज्वाइंट बिना किए तार एक दूसरे को क्रॉस कर गया। रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलिए, वह इस तरह से दिखाई जाती है। नोटेशन है, रजिस्टर भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से दिखाई जाती है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। वोल्ट मीटर, एक सर्कल बनाना है, V लिखना है,
लेफ्ट साइड में प्लस साइन होता है, याद रखिएगा, और राइट साइड में माइनस। कीप इट योर माइंड। और मीटर के साथ भी सर्कल में दिखाया जाता है, लेफ्ट साइड में प्लस साइन, राइट साइड में माइनस साइन की तरफ से लिख कर दिखाते हैं। तो यह सारे नोटेशन आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के हैं, जिनको सिंबल के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट किए। अब आगे इलेक्ट्रिक जो फ्लो करता है वो सर्किट डायग्राम को किस तरह से दिखाते हैं वह आप देखिए। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बैटरी दिखाते हैं। बैटरी दिखाने का नोटेशन दिया, वहां से वायर को रेक्टेंगुलर ले जाते हैं और उन्हें हम जो रेजिस्टेंस है, वॉल्व है, वो कैसे ब्लॉक कर रहा है उनको दिखाते हैं। देख लीजिए, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, प्लस साइन, माइनस साइन। करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं। इस तरह से हम लोग सर्किट में दिखाते हैं। स्विच दिखाना होगा तो यहां से एक इस तरह से उठेंगे और ये इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये स्विच ऑन है, यानी सर्किट को फुल कर रहा है, यानी कि सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सर्किट कंप्लीट होगा तो बॉल ब्लॉक होगा, चल उठेगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो वह ब्लो अप नहीं होगा, यानी कि बॉल नहीं जलेगा। स्विच ऑफ में सिर्फ इनके बीच क्या होगा, टचिंग या नहीं होगा, तो इसका मतलब यह बॉल नहीं जलेगा। और यह टच कर गया, टचिंग दिखाएगा, तो यह इस तरह से ब्लो अप होगा। जस्ट Ohm's law, very very important. Ohm's law यह रिलेशन बताता है करंट और वोल्ट मीटर के बीच में। Ohm's law करंट जो पास करता है वह पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I फॉर करंट पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसा भी कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट होती है वह करंट का भी प्रोपोर्शनल होता है। तब ऐसे हालात में यह एक कांस्टेंट लेते हैं और यह R रेजिस्टेंस है और I, यह एक हमारा फॉर्मूला है। मैं इसको थोड़ा डिटेल से ऐसे बताना चाहता हूं। ओम्स लॉ हमें बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर so a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends। किसी भी वायर में करंट जब फ्लो करता है, इनके दो एंड्स के बीच में जो करंट पास करता है उनके बीच जो रिलेशन करंट का फ्लो जो होता है, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बीच वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10 क्लास स्टूडेंट आप जान रहे हो, मोर मोर लेस लेस प्रोपोर्शनली होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल भी आप जानते हो। फिर इसी बात को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट है वह करंट का, वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, कीप इट योर माइंड, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस
The potential difference is known as the volt. The volt is directly proportional to current. तब R यहां से कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसमें कांस्टेंट मान ली गई है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। फिर यहां से आप इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हो। एक बात ध्यान देने लायक है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया, कीप इट योर माइंड। ओम्स लॉ यह जो अपना रूल दिया है कि जो करंट है वह वोल्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वायर में जब करंट रन करता है तो जो करंट पास कर रहा है, करंट का डिफिनेशन दे चुका हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच चार्ज फ्लो इन हाउ मच टाइम इज नोन एज करंट। वोल्ट मींस दो पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोले थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होता है। अब यहां से प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट ली गई है, जिस कांस्टेंट को कहा गया है रेजिस्टेंस। तो एक रिलेशन आ गया, किनके किनके बीच रिलेशन आ गया, रिलेशन इक्वल टू मान लीजिए रिलेशन हो गया, इक्वेशन भी बन गई। इक्वल टू जिस चीज को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर भी आप लिख सकते हो V बाय आई, और I इक्वल टू आप लिख सकते हैं V बाय आर। दैट मीन्स ये थ्री क्वांटिटीज है, यदि इसमें कोई भी दो नॉन हो जाएगा तो तीसरे अननोन को निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? यह ओम्स लॉ का रूल हुआ। ओम्स का डिफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। दो पॉइंट जो लिए उन दो पॉइंट के एंड के बीच के लिए ऐसा है। ये तीन रिलेशन और जान गए। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस and the current is inversely proportional to resistance। inversely proportional बाय में है इसलिए inversely proportional है। inversely proportional रेजिस्टेंस का inversely proportional करंट है, बाय में इंडिकेट किया गया है। और I इक्वल टू फिर रेजिस्टेंस जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वायर में करंट का फ्लो का। और यह कई अलग अलग इनके और भी कंपोनेंट है जिस पर यह निर्भर करता है कि वायर का मटेरियल कैसा है, टेम्परेचर कितना है, इन सब बातों पर कुछ वेरिएशन होता है। इसलिए यहाँ पर एक बात फिक्स कर दी गई कि टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही यह रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा। ओम्स ने ऐसा बताया है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डू योरसेल्फ। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर R इक्वल टू V बाय I, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड I। यदि डायग्राम ड्रॉ करते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वह कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ये V है और ये करंट है, ये डायगोनली एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नोटेशन है। करंट और ये वोल्ट है तो ये कैसा होगा, डायगोनली जाएगा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नोटेशन। यह डायग्राम बिटवीन V एंड I ग्राफ में बना सकते हो, देख सकते हो। अलग अलग एम्पेयर पर
क्या वोल्ट जाता है, उसको प्लॉटिंग करेंगे तो वह डायगोनली जाएगा। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इज क्लियर? फैक्टर्स इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभाव में लेते हैं? नंबर 1, कंडक्टर का लेंथ। मान लो मेटल से करंट आ रही है तो उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, तार की, वायर की, फिर मेटल क्या चीज से बना है, एलॉय है या प्योर है, इस पर भी निर्भर करेगा। इन सब बातों को ध्यान रखना है, हम लोग को डेली लाइफ में देखने को मिलता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से स्मरण में रह जाएगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थिकनेस बोल सकते हो। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। गर्मी दिनों में अक्सर लाइट कट जाती है, कारण क्या है? अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वह बीच में बहुत सारा एनर्जी को वह लॉस्ट कर जाता है, लॉस्ट कर जाता है, जिसके कारण सब स्टेशन पर फिर उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा भी जनरेट की जाती है, लॉस्ट को फिर आगे को फर्दर बढ़ाई जाती है। तो लेंथ जो है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, दैट मींस लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, length is directly proportional to resistance. Factors affecting the resistance of a conductor. नंबर 1, जो रेजिस्टेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर का लेंथ पर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वायर का क्रॉस सेक्शन का। ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? आर यानी रेजिस्टेंस बाय एल बाय ए। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेजिस्टेंस की चर्चा बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, पर रेजिस्टेंस होती क्या है इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट का फ्लो करता है उसको रेसिस्ट करना, रोकना। यदि बहुत ज्यादा रोक दे रहा है तो उसमें करंट का फ्लो बहुत धीमा होगा। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, मान लो कोई एक ड्रेन है, ड्रेन में बहुत ज्यादा गार्बेज है, गंदगी है, उससे वाटर का फ्लो बहुत धीमा होगा। लेकिन वह ड्रेन बिल्कुल क्लीन है तो वाटर का फ्लो बहुत इजीली होगा। तो इसी प्रकार करंट का फ्लो बहुत इजीली होगा, इसलिए मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, थिकनेस कम होनी चाहिए, लेंथ कम होना चाहिए। इन सब बातों पर ये सब फैक्टर से निर्भर करते हैं।
अब रेजिस्टेंस समझ गए, रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली proportional the thickness of the conductor. Keep it in your mind. Now एक रो आती है, that means R इक्वल टू रो एक कांस्टेंट ली गई है जो L बाय A, that means एक रिलेशन यहां पर स्टेब्लिश हो गई, रिलेशन एक स्टेब्लिश हो गई। फिर यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4, दैट मीन्स कोई 3 होने से चौथा आप निकाल सकते हैं, 1 2 3 4। तो इससे बाकी आप डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नाउ rho is equal to R into A by L. This is your relation. This is your relation. R stands for resistance of conductor. Write down. R stands for resistance of conductor. A, area of cross section of conductor. L, length of the conductor. Rho stands for resistivity. Resistivity यहां पर समझना बहुत जरूरी है क्लास 10 स्टूडेंट। रेजिस्टिविटी जो सब्सटेंस के जो नेचर होते हैं, द नेचर ऑफ सब्सटेंस रेसिस्ट द फ्लो ऑफ current, that means flow of electrons. This nature is known as, nature of substance is known as resistivity. It is very clear. पदार्थ के करंट को फ्लो करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज वेरी क्लियर। रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, ये बात क्लियर हो गई। और रेजिस्टिविटी का SI ओम मीटर होती है, ओम मीटर। ओम मीटर को हम किस तरह से दिखाते हैं? जनरली ओम मीटर, इसका SI यूनिट है, आप ध्यान रखेंगे। The resistivity of a substance does not depend on the length or thickness. Resistivity जो है वह सब्सटेंस का, कंडक्टर का लंबाई, लेंथ पर और उसके थिकनेस, मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। It depends on the nature of the substance and temperature. It is very clear. Resistivity निर्भर करता है सब्सटेंस के नेचर पर और टेम्परेचर पर। कीप इट योर माइंड। एंड कुछ कैटेगरीज में दी गई है मटेरियल का कंडक्टर है, उनकी रेजिस्टिविटी सीरीज क्या है, इतने तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल दी जाती है तो इनके वैल्यू भी दिए जाते हैं रेजिस्टिविटी का। तो याद तो संभव नहीं है, परंतु प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन कुछ इनमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे जरूर स्मरण करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग की चर्चा अब जो होने जा रही है वह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर।
अब उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से हो रहा है, रेजिस्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे दो बॉल को जोड़ना, दो इलेक्ट्रिक आयरन को जोड़ना, दो मरकरी जोड़ना, इस तरह से आप रेजिस्टेंस जो हमारे फ्लो है जिसमें करंट को फ्लो होने से रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशन किस तरह से होगी, इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, इसे हम अभी भली भांति जानेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर के कुछ फिगर मैं आपको बुक के माध्यम से दिखा रहा हूं, इस तरह से कुछ होते हैं, देख रहे हो आप, अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ सीरीज, the resistance can be the combined in two ways, in series, and next one is parallel. When two and more resistance are connected into in, जैसे ये वायर है और दूसरा वायर इस तरह से इन टू इन है, जुट गया, इसको हम सीरीज कहेंगे। नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन, पहले सीरीज में देखो किस तरह से होता है, यह एक रजिस्टर है और यह दूसरी रजिस्टर है, इसे रजिस्टर को R1 R2 से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, यह हमारा सीरीज हो गया। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रहा है, कुछ करंट फ्लो को यह रोक दे रहा है, कुछ करंट फ्लो को यह रोक दे रहा है। तो यह इनका जब इंड हुआ, इस जगह इंड हुआ, इस पॉइंट से दूसरा रजिस्टर का एडिंग हुआ। इस प्रकार जब एड करते हैं रेजिस्टेंस को तो इन्हें इस प्रकार के मेथड को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट R4 रिजल्टेंट R1 प्लस R2, यह रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, करंट का फ्लो को कितना फाइनली हुआ वह जानने के लिए R1 R2, और आगे बढ़ाएंगे, आगे एड होता जाएगा। फिर मान लीजिए ये एंड पॉइंट है, आप इसे R3 लिख लीजिए प्लस R3, वेरी सिंपल। पैरेलल कनेक्शन, हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज योर वायर पॉइंट A एंड रेजिस्टेंस R1, पॉइंट B R2, यह पैरेलल कनेक्शन एक पॉइंट से, एक ही पॉइंट के एक सिरे से एक पैरेलल इस तरह चला गया और यहीं से यह इधर डिवाइड हो गया और फिर यह जाकर दूसरे सिरे में आकर ज्वाइन कर गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंस रेजिस्टेंस बराबर होगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और भी इस तरह से बीच में आप ऐड करना चाहेंगे तो आप यहां से 2 डाल दीजिए, 3 R3, दैट मींस 1 बाय R3। दिस इज योर रिजल्टेंट इन पैरेलल। हम लोग के घर में जो वायरिंग है ना वो पैरेलल कनेक्शन है, ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस और रजिस्टर इन सीरीज का भी हमने दिखाया। मान लीजिए कोई 2 वोल्ट का है, मान लीजिए 2 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, क्या हो जाएगा 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट हो जाएगा 6 वोल्ट रिजल्टेंट। आप इसी तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं।
ये सारा आप अलग अलग वैल्यू लेकर, मान लीजिए R1 का हम लोग 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है और R3 5 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5। एलसीएम 2 into 3 into 5, that means 15 plus 10 plus 6, that means 25 31 15 to the 30, that means 1 by R is equal to 31 by 30, that means R is equal to 30 by 30, यह ओम है। तो इस तरह से हम पैरेलल कनेक्शन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जान गए। चीज याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग है। रेजिस्टेंस मीन्स होता है करंट को फ्लो को रोकने का जो नेचर, जो सब्सटेंस में है, वह टेम्परेचर के कारण हो, थिकनेस के कारण हो, लेंथ के कारण हो। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वह नेचर ऑफ सब्सटेंस के जो नेचर है वह निर्भर नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी निर्भर करता है किस पर, टेम्परेचर पर और सब्सटेंस के नेचर पर। टेम्परेचर भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, यह पॉइंट बी नोटेड। These are the very very important points, and I think देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। डेमोस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाले बोल दिया कि वो पैरेलल होता है, सीरीज का दिखाई दिया और इन डिटेल दी गई है। नाउ रेस्ट ऑफ द पॉइंट विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।